Good evening, students. Now we started our new chapter 14 atomic physics. In atomic physics जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड की है उस पीडीएफ के अंदर फर्स्ट टॉपिक है आपका थॉमसन मॉडल। तो ये जो थॉमसन मॉडल है ये आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। तो इस थॉमसन मॉडल के टॉपिक को आप भी अपने नोट्स में से हटा दें। थॉमसन मॉडल आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। बहुत ही वेल नोन प्रैक्टिकल है, ये वेल नोन एक्सपेरिमेंट है और ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं कि दो साइंटिस्ट हुए थे, एक तो हुआ था एच गाइगर और एक हुआ था ई मार्सडेन। एच गाइगर और ई मार्सडेन ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पर इन 1911 में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए। लेकिन यहाँ पर उनके एक्सपेरिमेंट्स को जो आगे बढ़ाने का काम किया वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अल्फा पार्टिकल रेज काम में ली, जो उसने किससे एमिट कराई, बिस्मिथ से। यानी यहां पर जो अल्फा पार्टिकल का उसने सोर्स लिया वो कौन लिया, बिस्मिथ। इस बिस्मिथ 214 से उसने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रे बीम, अल्फा पार्टिकल रे बीम को एमिट किया। अब ये अल्फा पार्टिकल रे बीम किसके ऊपर जाकर बॉम्बर्ड हुई, ये जाकर बॉम्बर्ड हुई गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, अब यहां पर कुछ हमें ये समझना पड़ेगा कि वाई द रदरफोर्ड यूज द गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल की टू प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने इसे यूज में लिया। सबसे पहले इट इज मोर डक्टाइल, डक्टाइल होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है, इसको खींच के लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं, ब्रेकेबल नहीं होती, डक्टाइल होती है। सेकेंड थिंग, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस से 50 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। तो ये टू प्रॉपर्टीज हैं, ये टू रीजंस हैं जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को यूज में लिया, गोल्ड फॉइल को चूज किया। ओके, तो यहां पर हम वापस बात करते हैं कि इन दिस एक्सपेरिमेंट दे यूज्ड अ बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 83 बिस्मिथ 214 रेडियोएक्टिव सोर्स एंड बॉम्बर्ड इट ऑन अ गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब यहां पर गोल्ड फॉइल पर जब उसने इसको बॉम्बर्ड किया तो ये अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड फॉइल पर बॉम्बर्ड हुए और यहां से स्कैटर्ड हुए तो उनकी स्कैटरिंग को देखने के लिए यहां पर उसने किसको काम में लिया, एक डिटेक्टर को। यहां से अल्फा पार्टिकल आए, स्कैटर्ड हुए, स्कैटर्ड होकर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर जैसे ही जाकर वो अल्फा पार्टिकल गिरता था वहां फ्लोरेसिन क्रिएट होता था, चमक क्रिएट होती थी। तो उस चमक को उसने किससे देखा, डिटेक्टर से। ठीक है, तो ये जनरल एक्सपेरिमेंट था कि उसने बिस्मिथ रेडियो एक्टिव सोर्स से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट की। ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आकर गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंस हुई, गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंस होकर यहां से इसकी स्कैटरिंग हुई, स्कैटरिंग होने के बाद में ये जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जाकर गिरी जिससे वहां पर फ्लोरोसिन क्रिएट हुआ। फ्लोरोसिन को किससे देखा गया, डिटेक्टर से यहां पर चेक किया गया कि कितने अल्फा पार्टिकल कौन कौन से एंगल्स पे स्कैटर्ड हुए। ओके, अब यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन आए तो यहां पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। सबसे पहले तो ई रदरफोर्ड, ठीक है, परफॉर्म्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, सेकंड, अगर इन पॉइंट्स से याद करेंगे हम लोग तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। सेकेंडली, ही यूज्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट 83 बिस्मिथ 214 for emit alpha particles. Third, these alpha particles bombarded on gold foil. Okay, and the fourth,
आफ्टर स्कैटरिंग द इंसिडेंट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड क्रिएट फ्लोरोसिन, फ्लोरोसिन का मतलब चमक, एंड सीन बाय डिटेक्टर। तो आपको ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जो रदरफोर्ड था, उस रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यहां पर क्या क्या किया। ठीक है, अब इन एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे तो उसे हम देखते हैं। चलिए ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे, वो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉइल को पास करके विदाउट एनी डेविएशन उससे क्रॉस हो गए। यानी अल्फा पार्टिकल्स आए, फॉइल से सीधे के सीधे क्रॉस हो गए, बिना कोई डेविएशन के, बिना कोई मुड़े हुए, बिना कोई स्कैटर्ड हुए। पहला ऑब्जर्वेशन तो उसने ये देखा, यानी विदाउट डेविएशन alpha particle passes through foil विदाउट डेविएशन। कोई डेविएशन नहीं हुआ, कोई बैंडिंग नहीं हुई, वो सीधे सीधे निकल गया। पहला ऑब्जर्वेशन तो उसने ये देखा। ठीक है, 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री। कितने ये ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं जो उसने देखे प्रैक्टिकल के टाइम पे। 0.14% अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90 डिग्री was observed in about 1 particle of 8,000 incident particles। यानी 8,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल उन्हें ऐसा मिला जिसका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ग्रेटर था, दैट इज 180 डिग्री। ओके, तो 1 पार्टिकल स्कैटर्ड मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन यहां पर जो रदरफोर्ड था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का हम एक डायग्राम बनाते हैं। जो ऑब्जर्वेशन थे उस ऑब्जर्वेशन के रिगार्ड हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे फिर हम कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो जैसे ये आपका गोल्ड फॉइल का एटम, ये इसका यहां पर न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द एटम एंड दिस इज न्यूक्लियस। अब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को हम बॉम्बर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इस जगह पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पे ये तो है आपका अल्फा पार्टिकल, ये है आपका गोल्ड एटम, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, और ये स्कैटरिंग हो रही है। तो यहां पे जब अल्फा पार्टिकल्स को हम गोल्ड एटम के ऊपर इंसिडेंस करवाते हैं, तो गोल्ड एटम पर इंसिडेंस करवाने पर हम क्या देख रहे हैं, मेनी अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द कॉइल विदाउट एनी डेविएशन, सीधे के सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 0.1 डिग्री
घूम गए, 1 डिग्री पर थोड़ा सा उनका डेविएशन हो गया, और मोर देन पार्टिकल्स यानी बहुत सारे पार्टिकल्स में से लमसम जैसे 8000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो एकदम जैसे गया था वैसा का वैसा टर्न बैक हो गया, यानी उसका स्कैटरिंग जो हुआ वो मोर देन 90 डिग्री पर हुआ। तो ये इसके ऑब्जर्वेशंस थे, मतलब उसने प्रैक्टिकल जब किया तो उस प्रैक्टिकल के टाइम पर उसे ये देखने को मिला। अब उसके इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, तो अब कंक्लूजन्स पे बात करते हैं। चलिए कंक्लूजन्स पे बात करते हैं। तो कंक्लूजन्स के अंदर सबसे पहला कंक्लूजन जो रदरफोर्ड ने दिया वो कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो फॉइल से सीधे पास हो रहे हैं वो एटम के ऐसे भाग से गुजरे जो होलो था, यानी उसने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम बिकम्स होलो। इसी वजह से वो अल्फा पार्टिकल्स बिना कोई डेविएशन के, बिना कोई स्कैटरिंग के सीधे निकल गए। तो पहला तो उसने क्या कहा, फर्स्ट कंक्लूजन क्या था उसका, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम बिकम्स होलो। फर्स्ट पॉइंट तो उसका ये था, तभी तो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गए। ठीक है, सेकंड उसने ये कहा कि जो अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल पे स्कैटर्ड हुए हैं वो अल्फा पार्टिकल किससे डिफ्लेक्ट हुए, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट क्यों हुए, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां पे कहा गया कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट एक्यूट एंगल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स बिकम्स पॉजिटिव सो दे कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर यह कहा गया कि भाई अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एक्यूट एंगल। ठीक है, अब साथ साथ क्या कहा गया कि अल्फा पार्टिकल बिकम्स पॉजिटिव। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं तो ये रिपेल भी किससे होंगे, पॉजिटिव से। सो दे रिपेल विथ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि इस पूरे एटम का जो चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर्ड होता है और उस पॉइंट को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। तो सेकंड कंक्लूजन रदरफोर्ड ने क्या दिया कि द होल एटम चार्ज एंड मास आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ओके, थर्ड कंक्लूजन उसने क्या दिया कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिटर्न बैक। तो वो अल्फा पार्टिकल ऑब्ट्यूज हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल पे आया और रिटर्न बैक हो गया। तो इसका मतलब ये था कि ये अल्फा पार्टिकल एकदम नियरेस्ट पहुंच गया किसके, न्यूक्लियस के। तो जितना ज्यादा ये पास पहुंचा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर रिपल्सन हुआ और रिपल्सन होने से ये सीधा का सीधा वापस टर्न बैक हो गया। भाई ये जो दूसरे एक्यूट एंगल पे थे तो दूर दूर से निकल गए, थोड़ा सा पास आया रिपल्सन हुआ दूर से निकल गया, थोड़ा पास आया रिपल्सन हुआ दूर से, लेकिन ये वाला पार्टिकल एकदम सीधा मूवमेंट किया, सीधा मूवमेंट करके किसके पास चले गए, न्यूक्लियस के पास। और न्यूक्लियस के पास जाने पर उसके ऊपर जो रिपल्सन लगना था वो रिपल्सन मैक्सिमम लगा और मैक्सिमम लगने की वजह से वो वापस उसी पाथ पर टर्न बैक हो गया, उसी पाथ पर वापस लौट गया। ठीक है, ओके। तो अब इन तीनों कंक्लूजन से रदरफोर्ड ने क्या कहा कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल मास, भाई वो ऑब्ट्यूज एंगल पे क्यों गया, वापस टर्न बैक क्यों हुआ, तो उसने ये कहा कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन इन द सेंटर, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, जब इनकी कैलकुलेशन की गई तो न्यूक्लियस की साइज क्या बताई गई, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to power -15 और साइज ऑफ द एटम इज 10 to power -10। On the calculation, we evaluated the size of nucleus is 10 to power -15 and 10 to power -10 मीटर। तो ये कंक्लूजन्स थे जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिए और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में रदरफोर्ड ने फिर अपना एक मॉडल दिया जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो मॉडल क्या था वो देखते हैं।
ओके, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो रदरफोर्ड ने अपने प्रैक्टिकल के बेस पे, ऑब्जर्वेशंस के बेस पे, कंक्लूजन्स के बेस पे एक एटम स्ट्रक्चर दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, और उस एटॉमिक मॉडल में उसने क्या क्या अपने कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स दिए वो देखते हैं हम। सबसे पहले रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गिव इन 1911 में उसने अपने कंक्लूजन्स दिए। द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉल्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू इट, फर्स्ट मॉडल का फर्स्ट पॉइंट क्या था? इन एवरी एटम ऑल पॉजिटिव चार्ज and mass is concentrated at center in a radius of the order 10 raised to minus 15 meter of a sphere and this is called nucleus। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मॉडल का जो कंक्लूजन था उसका क्या था कि ऑल मास एंड चार्ज concentrated at 10 to power minus 15 meter radius of sphere which is called nucleus। तो दिस इज इट्स एटम का फर्स्ट पॉइंट ये था कि ऑल मास एंड ऑल चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट अ सेंटर in a atom of 10 raised to minus 15 meter radius of sphere and this is called the nucleus। okay, अब न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो अराउंड द न्यूक्लियस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड। तो यहां पर हम कहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। तो इसकी जो रेडियस है एटम की वो कितनी है 10 रेज टू माइनस 10 मीटर और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, तो द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है और इसीलिए एटम को न्यूट्रल बोला जाता है। इसीलिए एटम को क्या बोला जाता है न्यूट्रल। तो ये सेकंड एजम्पशन थी। थर्ड एजम्पशन थी इसकी कि इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। भाई इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टेड हो जाने चाहिए एंड दे शुड फॉल ऑन न्यूक्लियस ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर फॉल डाउन हो जाने चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं होते, वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। क्योंकि अगर वो स्टेशनरी होते तो स्टेशनरी होने की वजह से वो न्यूक्लियस पे आके आसानी से गिर जाते, लेकिन वो क्या करते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस पे फॉल डाउन नहीं होते। तो ये आपके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया जिसमें तीन चीजें रदरफोर्ड ने बताई। फर्स्ट थिंग, द टोटल मास एंड द टोटल चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर whose size is 10 raised to minus 15 मीटर and this is called the nucleus। सेकेंड थिंग उसने बताई कि एटम का जो होलो स्पेस होता है वो 10 रेज टू माइनस 10 मीटर का होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो उस सेंटर के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, इसीलिए एटम न्यूट्रल होते हैं। थर्ड थिंग उसने बताई कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिवली चार्ज देन दे शुड बी फॉल ऑन द न्यूक्लियस, बट the Rutherford told that the electrons not are in stationary state, they revolve around the nucleus in their definite orbit। वो अपने डेफिनाइट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, इस वजह से वो न्यूक्लियस पे फॉल डाउन नहीं होते। तो ये आपका रदरफोर्ड एटम था। लेकिन अब जब हम किसी एटम की बात करते हैं, मॉडल की बात करते हैं, तो हर मॉडल में हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होते हैं। तो यहां पर जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे। तो यहां पर अब हम डिस्कस करते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटम।
ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटम, जिसमें सबसे पहला था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ओके, तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटम में सबसे पहली बात करी स्टेबिलिटी ऑफ एटम की। हमने कहा कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब समझिएगा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस किसकी वजह से, हैव द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझिएगा बहुत ध्यान से, हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करता है। यहां पर हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का मतलब ये हो गया कि एक्सिलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब वो एक्सिलरेटेड होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड होकर न्यूक्लियस के चारों तरफ मूवमेंट करता है तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोडायनामिक्स वो क्या एमिट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेंगे, क्योंकि चार्ज कैसा मूव कर रहा है, एक्सिलरेटेड मूव कर रहा है। तो यहां से कौन क्रिएट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होंगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट के चारों ओर कंटिन्यूस, ऑर्बिट में कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ये तो ही नहीं कि एक चक्कर लगा रुक जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स orbiting around nucleus continuously emit energy. Atom is stable due to this energy of electron decreases and radius of orbit decreases, and ultimately electrons reduces along spiral path and falls down on the nucleus. अब देखिए, यहां पर हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के चारों ओर एक्सिलरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर कॉन्टिन्यूसली एक्सिलरेशन हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली एक्सिलरेशन होने की वजह से ड्यू टू द इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ड्यू टू द इलेक्ट्रोडायनामिक्स दे एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या क्रिएट कर देते हैं ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसका फॉर्म है, एक तरह से एनर्जी का, बहुत ध्यान समझिएगा। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोडायनामिक्स देयर एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मींस इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा है। अब अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करता जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब डिक्रीज होती हुई चली जाएगी तो जो उसका पाथ है, जैसे इस पाथ में मूव कर रहा था तो अब डिक्रीज हो गई तो उसका पाथ कम कर देगा, फिर वो डिक्रीज हो गई तो उसका पाथ और कम हो जाएगा, फिर वो डिक्रीज हुई उसका पाथ और कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। तो वो स्पाइरल पाथ में मूव करता 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 कहाँ फॉल डाउन हो जाएगा, आकर न्यूक्लियस पे फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जब वो न्यूक्लियस पर आकर गिर गया तो फिर एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस उसे एब्जॉर्ब कर जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो एटम की स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। तो इसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाया, इसे वो बता नहीं पाया कि भाई इस एनर्जी का होगा क्या, एनर्जी उसको आगे से मिलेगी या यही एनर्जी चलती रहेगी, तो फिर क्या होगा ऐसा जिससे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है। तो पहला ड्रॉबैक तो ये था। सेकेंड ड्रॉबैक ये था डिस्कशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम।
अब डिस्कशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इन एटम इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व इन ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट और डेफिनाइट ऑर्बिट के अंदर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन चेंजेस, electron emit electromagnetic waves of all possible frequencies, that is light emitted by atom is in the form of continuous spectrum, but the spectrum of atom is line spectrum. Rutherford was unable to explain it. वापस वही चीज आ गई घूम फिर के कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उस कंडीशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिलीज होने की वजह से कम होना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यूसली क्या होती रहनी चाहिए, एमिट होती रहनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यूसली एमिट होती रहेगी तो यहां पर जो लाइट का स्पेक्ट्रम बनेगा वो स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो कंटिन्यूस आ रही है, तो जो लाइट का स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी कंटिन्यूस बनेगा। लेकिन जब यहां पर इस चीज को देखा गया कि लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा बन रहा है तो ये पाया गया कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम है वो लाइट का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस ना होकर कैसा आ रहा है, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ना होकर एक लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म आ रही थी, तो फिर उसे भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो ड्रॉबैक थे जिन दो ड्रॉबैक्स को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल तक। अब इस रदरफोर्ड मॉडल के अंदर के जो ड्रॉबैक्स थे उनको फिर किसने सॉल्व किया, बोर्ड ने। तो हम नेक्स्ट क्लास में बोर मॉडल पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इनके एक बार अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।